ईद तो एक सेलिब्रेट करने का मौका है ना कि आपने उस रमज़ान ऑफर से भरपूर अगर फ़ायदा उठा लिया है। डिसिप्लिन रखें ईद को, क्योंकि इसमें ना तो ईद की नमाज मिस होनी चाहिए, ना फजर की नमाज मिस होनी चाहिए। उसी तरह आप उठ के अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करें। ईदी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है। हमारे वालिदैन ने मेरे से जो 15 साल छोटा भाई है उसको भी कहा हुआ था कि बाजी को तुमने ईद देनी है। कितना भी मैं बिजी हूँ लेकिन मेहंदी लगानी, चूड़ियाँ खरीदनी, मेरे पास जितने जेवरात होते हैं ना मैं निकाल के उस दिन पहन लेती हूँ जो मैच कर रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ईद पे आपको कोई इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा हो? ईद वाले दिन हमारे यहाँ कोई मुलाजिम नहीं होता। वाह, तो आप सारा काम खुद करती हैं? ये जो एक रिवाज है ना कि जी लड़की के माँ बाप के घर अगले दिन जाना, जी यही मेरा पॉइंट। क्यों भाई बहुएं अगले दिन जाए? क्यों भाई? वो कहती नहीं मुंह से, लेकिन उसका दिल कर रहा होता है कि वो उड़ के अपने बहन भाइयों के पास चली जाए। जो बीवी है वो कहे बगैर हैंडसम अमाउंट ऑफ ईदी दें, उसको गले लगाएं, फिर उस दिन रिश्तेदारों को मिलना, जो सिला रहमी करे, जो नाराज रिश्तेदारों को मनाए। एक दिन जाके आप गेट पे खड़े होके बेल दें, वो जरूर खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू जहान पाकिस्तान, वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर ईद शो। मेरी तरफ से और जहान पाकिस्तान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप अपनी ईद अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ गुजार रहे होंगे, फुल सेहत तंदुरुस्ती के साथ और खुशियों के साथ ये दिन अपने घरों में गुजार रहे होंगे। आज हमारे शो में ईद के स्पेशल मौका पर एक बहुत इंटेलेक्चुअल और एक वंडर वुमन अगर कहूँ तो कम है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत 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 ईद मुबारक। खैर मुबारक मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बेहतरीन। आखिरी दिन तो इतने अच्छे थे, ठंडे मीठे तो बहुत ही आसान हो गया। आखिरी अशरा तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के दिन पे, इस ओकेजन पे जब लोग अपने घर वालों के साथ रहना पसंद करते हैं, आपने हमारे लिए स्पेशली ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अब हम बच्चे होते थे तब हमें लगता था कि ईद अल्लाह का तोहफ़ा है, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा है। इस दफ़ा लाइक रमज़ान जा रहा था तो थोड़ा दुख भी हो रहा था, ईद के आने की वैसी खुशी नहीं थी जैसे बचपन में होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा होता है इंसान को हील करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, या ईद तोहफ़ा है? ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना जी। अगर आपने रमज़ान अल्लाह सुब्हान तआला ने आपकी किस्मत में दिया है, आप जिंदा हैं जी, जी। और अभी दुनिया से गए नहीं, और एक रमज़ान का तोहफ़ा आपको और मिल गया है अपना रिज़ल्ट कार्ड सीधा करने के लिए, अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए, तो ईद तो एक सेलिब्रेट करने का मौका है ना कि आपने सक्सेसफुली उस ऑफर से, वो होती है ना रमज़ान ऑफर, वो रमज़ान ऑफर है अल्लाह सुब्हान व तआला की, कि आपने उस रमज़ान ऑफर से भरपूर अगर फ़ायदा उठा लिया है। 70 टाइम्स आपकी नेकियों का सवाब मिल रहा है। फिर आपको 83 ईयर्स का एक नाइट में इबादत का सवाब मिल रहा है, यानी एक लाइफ टाइम का आपको, आप दिन रात इबादत करते रहें अगर आप 83 साल के हुए हैं या 1000 महीना। तो अगर आपने सक्सेसफुली वो हर्डल, जैसे रेस है ना उसमें हर्डल, फिर आप जब कामयाब होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ईद उन लोगों की सेलिब्रेशन है जिन्होंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड सीधा कर लिया। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, तो आप रमज़ान में अपनी इबादतों को कैसे मैनेज करती थी, और ईद की तैयारियां जो कि ऑब्वियसली जितना मर्जी हम बात करें, ख़वातीन ही उन चीज़ों को डील कर रही होती हैं, घर के काम और सब काम, वो आप सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? बिल्कुल, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन रमज़ान के हर जो लम्हात हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप बाज़ारों में और चीज़ों की तैयारी में और खाने पीने की तैयारी में उसको नहीं ज़ाया कर सकते। तो मेरा ये तरीका है कि रमज़ान शुरू होने से पहले शाबान में ही, शाबान के जो 20 रोज़े हैं उसके बाद जो 10 दिन फ्री मिलते हैं रमज़ान शुरू होने से पहले, उसमें सारी तैयारी, यानी कि ईद के तोहफे तोहफ़े भी लोगों को दे दिए जाते हैं कि वो भी किसी के घर जाने में टाइम ज़ाया ना हो। तो जो सारी तैयारी है किचन की, जो सारी तैयारी है ईद के कपड़ों की और ईद के दिन की, वो रमज़ान से पहले शाबान के आखिरी 10 दिनों में मुकम्मल कर ली जाती है। और उसके बाद इन फजूल कामों के लिए इतनी कीमती लम्हे मैं ज़ाया नहीं होने देती। बहुत अच्छी बात की है। जो लोग अपने काम लास्ट मोमेंट पर छोड़ देते हैं, आई थिंक वो आखिर तक कंप्लीट हो भी नहीं पाते जी। और प्रोफेशनली ये होता है कि मैं जो इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं
उनको तो करना ही होता जी है, जी। लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं वो मैं पूरी फिर ख़त्म कर देती हूँ अच्छा। रमज़ान में। और आखिरी अशरे में तो जो वेट कर सकते हैं ईद के बाद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये आखिरी अशरा बड़ा कीमती है। और इसके साथ साथ आप पॉडकास्ट वगैरह भी करी थी। मुझे याद है कि आप रमज़ान में मेरे साथ जब आपने पॉडकास्ट की थी तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि आपकी एनर्जी मुझसे ज़्यादा डबल थी, जिसको देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें तब भी रोज़े की हालत में भी हमें बता रही थी, और अपेरेंटली उसके बाद भी आपने कुछ ना कुछ करना होगा। तो आई थिंक ये रूटीन जो होती है, जब आप प्रोफेशनलिज्म में उतरते हैं या अपनी एक अर्ली एज से स्टार्ट कर दे रूटीन मैनेज करना, डिसिप्लिन करना, तो ही आप आगे इस एज तक लेके आ सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है कि तुम भी बहुत रूटीन में अपने आप को कंटेन रखती हो और बड़ा मैनेज करती हो अपने आप को। तो ये जो हमारी नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत। अगर ये चाहे ना तो फिर ये हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन ये रूटीन में आने की बात है ना, अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात है। तो जो भी आपकी जनरेशन में जो अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं वो तो स्काईज में उड़ रहे होते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा मैम, जैसे कि आप देखती हैं कि ईद की हर घर में ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे मैं और हमारी ऑडियंस दोनों काफ़ी अमेज़ हुए थे कि आप हालांकि पिछली जनरेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन स्टिल आपने ऐसी अपब्रिंगिंग की हुई है, आपके घरों में ऐसी हुई हुई है अपब्रिंगिंग कि आप ट्रेडिशंस को उस तरह लेके चलते हैं। तो ऐसी क्या ट्रेडिशंस हैं जो आपके घर स्पेशली ईद पे फॉलो किए जाते हैं, और लाइक इसके ऊपर पाबंदी है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, और सब खुशी से उस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्या रूटीन होती है आपके यहाँ ईद की? पहली बात तो ये है कि वो जो हमने रातें जाग के गुजारी होती हैं उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट रहना चाहिए। जो जी, जी। ड्रिल अल्लाह सुब्हानो ताला जी, ने जी। शाबान से शुरू करके और रमज़ान में वो ड्रिल कर रहा होता है पूरे साल के लिए, जी। डिसिप्लिन किया होता है अपने आप को। वो हमारे वालिदैन ये कहते होते थे कि थोड़ा उस रूटीन को आप रखें और ईद वाले दिन फजर मिस ना हो। अच्छा। और उसके बाद फिर क्योंकि चांद रात पे लोग इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जी। कि आप कभी सड़कों पे बाहर निकल के देखें, वो मोटरसाइकिल वाले बच्चे वो इतने जी, एक्सीडेंट्स करते हैं और इतनी बिल्कुल। जानें ज़ाया होती जी, हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहें। हुँ, आपने अच्छा, इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो हमारी नई पौध और ये जो बच्चे मोटरसाइकिल पे फिरे होते हैं, इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने क्या वो अचीव किया है जी। जिसको हम सेलिब्रेट करें। उनका होता है कि आज पैसे मिलेंगे, अब खुली आज़ादी है, अब हम मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं, अब हम खाना पीना कर रहे हैं। और एक्चुअल जो असल रूह है जी, ईद जी। की सेलिब्रेशंस की, वो हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि हम बिल्कुल। क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वो उस रूह को पहुंचेंगे तो फिर ये इस किस्म की उल्टी पुल्टी हरकतें वो शहरों में और बाज़ारों में और सड़कों पे नहीं करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा इसको डिसिप्लिन रखें ईद को, क्योंकि इसमें ना तो ईद की नमाज मिस होनी चाहिए, ना फजर की नमाज मिस होनी चाहिए। उसी तरह आप उठ के अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करें कि एक इतना कीमती महीना जो है आपने सक्सेसफुली कामयाबी से पूरा किया है। उठें, नहाएं धोएं, नए कपड़े पहने, नए नहीं हैं तो कोई पुराना जोड़ा साफ सुथरा करके और उसको इस्त्री करके और आप वो पहन के सबसे मिलें जाके। अगर जॉइंट फैमिली है तो हर एक से जाके ईद मुबारक कहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ लें। और बड़े जो हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ईदी दें। ईदी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है, इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन है। और हमारे घराने में तो आई डोंट नो ये सही है कि गलत है। हमारे वालिदैन ने मेरे से जो 15 साल छोटा भाई है उसको भी कहा हुआ था कि बाजी को तुमने ईद देनी है, तुमने लेनी नहीं है, तुमने देनी है। तो अब वो भी बड़ा हो गया माशाल्लाह, और मैं तो काफ़ी बड़ी हूँ उससे। तो जब मैं उसको ईदी देने लगती हूँ तो वो ईदी नहीं लेता, मुझे दे रहा होता है कि बाजी दिस इज़ माय ड्यूटी। तो ये जो छोटी छोटी ट्रेडिशंस हैं और ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे माशरे की। फिर उस दिन रिश्तेदारों को मिलना, जो सिला रहमी करे, जो नाराज़ रिश्तेदारों को मनाए। एक दिन जाके आप गेट पे खड़े होके बेल दें, वो ज़रूर खोलेगा, वो खोलेगा, बेशक नाराज़गी से खोले लेकिन वो खोलेगा ज़रूर कि ये चल के आया है मेरे पास। तो इससे खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। कदूरतें निकाल दें, नफ़रतें निकाल दें
और बस एक गले लगा लें किसी को जाके। जैसे कि आपने भी, मैंने आपसे ही पूछने वाली थी कि जो हमारी जनरेशन है इसको बेसिकली आपने खुद ही बताया कि ईद के कॉन्सेप्ट का बेसिकली कोई आइडिया नहीं है कि कोई फितराना निकालना है या नमाज पढ़नी है। चांद रात आती है तो ऐसा लगता है कि कोई एक महीना था जो एक ड्यूटी थी उससे ऑफ ड्यूटी हो गया। मुझे लगता है आधे लोग तो फजर की नमाज भी शायद ही पढ़ते हैं, ठीक है, और बस उठे और तैयार हुए, जैसे गाने चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो जैसे कि एक आज़ादी मिली हो, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी चीज़ से। तो अब आपको नहीं लगता कि इसमें जैसे घर का भी रोल है? जैसे आपने भी बताया कि आपके वालिद साहब ने एक ट्रेडिशन रखा था कि आपके भाई ने आपको ईदी देनी है, तो उनके दिमाग में थी, वो चीज़ चलती रही। अब मोस्टली लोग खुद भी ईद सो के गुजारते रहते हैं, तो वो बच्चों को क्या ही मना करें कि आप सो के ईद ना गुजारें, या सिर्फ तैयार होने तक ना ईद का मतलब हो कि आपने अच्छा जोड़ा ले लिया, ट्रेंड फॉलो कर लिया। हाँ, फितराना जो है उसका भी बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्यों दिया जाता है और किसको देना है, कब देना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि घर का जो सरबराह है वही कैलकुलेट करके दे रहा होता है। बच्चों को बिठाए, उनको समझाए। देखिए, जो कफ़ील है घर का, जो बड़ा है, वो शाम को बिठाए, चांद जब देखा गया, ईद अनाउंस हो गई, तो बच्चों को पास बिठाए, उनके साथ एक मीटिंग करें कि ये महीना जो गुजरा था उसका क्या मकसद था, ये जो कल का दिन हमने सेलिब्रेट करना है इसका क्या मकसद है, और उनको समझाएं कि ये मगरिब की अजान होते ही, जैसे आपने आखिरी रोज़े की खजूर खा ली, तो जो जकड़े हुए शयातीन हैं वो रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये जो उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने एक जगह रस्सी से बांध के तो हमें वो ड्रिल करा रहे हैं एक पूरे महीने की, तो आपको ड्रिल इसलिए की हुई कि आप शैतान से भी बचें। फिर उस दिन हर वो चीज़ जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मना किया है उसे एब्सटेन करें। उसके अलावा भी आप बहुत खुशियाँ मना सकते हैं। अच्छा मैम, आपकी कोई स्पेसिफिक, जैसे मुझे आपकी नेचर से लगता नहीं है, लेकिन आपकी कोई ऐसी चांद रात की एक्टिविटी हो कि आपने मेहंदी लगानी है, या आपने अपने घर में लोगों को, अपनी बेटियों को कहना है, इस तरह की कोई चीज़, या ऐसा कोई ट्रेडिशन जो आप चाहेंगी कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफ़र हो, स्पेसिफिकली आपकी थॉट के हिसाब से, या पता चले कि हाँ जी ये इनके घर से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और चलता जा रहा है अब तक, जो आप चाहती हैं कभी कोई भूले ना, चलता जाए? बिल्कुल, ये ट्रेडिशंस तो इतनी इम्पोर्टेंट हैं, कितना भी मैं बिजी हूँ, लेकिन मेहंदी लगानी, चूड़ियाँ खरीदनी, कांच की चूड़ियों का मेरे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन होती थी। अब वो सर्जरीज कर के वो उतारनी चढ़ानी वो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी जोड़ों के साथ मैच करके चूड़ियाँ पहननी। आज मैंने नहीं पहनी हुई, अभी जाके पहननी है, लेकिन ये कि जल्दी में मैं आई तो नहीं पहनी गई, लेकिन चूड़ियाँ पहनी। और फिर हमारा जो, मेरी अम्मी भी अपने घर में बड़ी थी और मेरे वालिद भी सबसे बड़े थे, तो हमारा एक जनरल हेडक्वार्टर की तरह ही एक घर होता था। सो एवरी रिलेटिव, हर रिश्तेदार जो है उसने इधर ही आना है पहले। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते थे, नमाज पढ़ते ही सब ने हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाना, तो हमारे घर सारी रात ईद की डिशों की तैयारी होती थी। और मतलब हार्डली हमें फजर के करीब जाके कोई थोड़ा सा सोना मिलता था, फिर फजर के लिए उठ जाना, और फिर अपनी वो जो आपने कपड़े पहनने हैं और वो तैयारी, और कमाल का वो तो एक समा होता था कि सारी रात हम सोते ही नहीं थे चांद रात को, क्योंकि हमने तैयारी इतनी ज़्यादा करनी होती थी। जी। और हाँ जी, मैं आपसे थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, लेकिन मेरा आपसे सवाल था, जैसे अभी आपने हमें बताया कि आप कांच की चूड़ियाँ पहनी है, ये सब कुछ करनी है। हमारी सोसाइटी में क्या कह सकते हैं आप, स्टीरियोटाइप है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि उनको अपनी उम्र के हिसाब, जो कि मुझे लगता है कि एक मिथ गलत बात है, लेकिन अगर आप काफ़ी थोड़ी एज ख़वातीन की बात करें तो उनको ये कहा जाता है, वो खुद ये सोचती हैं कि ये रंग नहीं पहनना, ये अब चूड़ियाँ पहनने की उम्र नहीं रही, या अब इस तरह की लिपस्टिक लगाने की उम्र नहीं रही। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी इस बात पे? कोई उम्र शुमर का नहीं है, आपका जो दिल करता है वो करें। अगर आप खुश होते हैं लाल लिपस्टिक लगा के तो लाल लिपस्टिक लगाए, नहीं, एंजॉय टू द फुलेस्ट। मैं तो अपने लिए तैयार हूँ, बिल्कुल, वट एवर आई फील गुड, मैंने तो वो करना है। आप मेरी ईद की तैयारी देखें, इस उम्र में भी अमेजिंग तैयारी होती है, और मैं फुल तैयार होती हूँ। मेरे पास, कि आप उस तरह तैयार हो, मेरे पास जितने जेवरात होते हैं ना, मैं निकाल के उस दिन पहन लेती हूँ, जो मैच कर रहे होते हैं। 3-4 सेट तो मैंने पहनने ही होते हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ ईद वाले दिन।
पर्दे के साथ, जाहिर है आप अपने बाहर तो नहीं निकलते, हम अपने घर में लोग आते अपने हैं। महरम जो लोग हैं उनके, और लेकिन मुझे तो तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं अक्सर गरारा भी पहनती हूँ। माशाल्लाह। ईद वाले दिन मेरे पास वो जो आजकल कॉटन के गरारे आए हुए हैं, सटल सा उनके ऊपर खूबसूरत सा काम होता है, मेरे पास तो बहुत कलेक्शन है। तो मैं वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत है हमारे मुल्क की। फिर हमें एक शो आपके साथ इस पर भी करना पड़ेगा जिसमें मैं आपकी, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत शौक है और मैं इस चीज़ को बहुत अडोर करती हूँ कि आपको हाँ अपने आप को खुद ख्याल रखना पड़ता है। और लाइक अभी आपको कोई इस तरह देखे तो वो इस चीज़ को आप अपने आप को जिस तरह कैरी करेंगे लोग आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे, जो बात बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं तो अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। आप बचपन में कैसी लाइक चुलबुली सी बच्ची थी, या कोई बचपन की ऐसी कि ईद की बात जो आपको लगता है कि अब ईद में नहीं होती? ऑब्वियसली एज का तो फैक्टर होता है, लेकिन ऐसी कि आपकी बचपन की कोई ऐसी यादगार ईद जो आपको अभी भी सोचे तो दिल बहुत खुश होता है उसके बारे में? वो सब चीज़ें मैं अब भी करती हूँ। अच्छा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं बचपन में करती थी और अब मैं नहीं कर पा रही। आई वाओ। डू एवरीथिंग। तो इसलिए जो दिल करता है, जैसे हम आउटिंग के लिए भी जाते हैं कभी कभी, बहुत ओवरडू नहीं करते, लेकिन वो टाइम हम ढूंढते हैं कि जहाँ बहुत फैमिली ज़्यादा टाइम। रश ना हो, और हम इकट्ठे ही सारे फैमिली जो है वो हम जाते हैं। तो रिश्तेदारों को मिलना, उनका आना जाना बहुत हमारे यहाँ ये हमारे ख़ानदान में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाहौर में मेरा निनहाल और मेरा दिदहाल दोनों ही लाहौर में, अरे माशाल्लाह। और समझें कि हर मोहल्ले में हमारा रिश्तेदार है। वाओ। तो इसलिए इतनी ज़्यादा रौनक होती है ईद में, इतनी ज़्यादा रौनक होती है कि इट इज़ रियली अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि ईद पे आपको कोई इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा हो? हाँ, एक दफ़ा मुझे काफ़ी दफ़ा जाना पड़ता है, अच्छा। लेकिन ये कि आप उतना टाइम आउट लेके आप फिर आ जाएं, शामिल हो वापस जाएं। आ जाएं। इमरजेंसी सर्जरीज तो करनी पड़ती ड्यूटी हैं, कम्स बिल्कुल फर्स्ट। करनी पड़ती हैं। माशाल्लाह। और बस आस-पास ज़रूर नज़र रखें, आपका कोई गरीब रिश्तेदार इन खुशियों से महरूम ना रह जाए। आप स्पेशली जो तकलीफ़ में हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको ज़रूर याद रखें अपनी खुशियों में। इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ। ज़ाहिर है सारे लोग अपने जो मुलाज़िम हैं या आपके जो, मेरे तो 2 हॉस्पिटल्स जो हैं उनको सारा फ़ितराना, ईदियाँ, वो सारी चीज़ें दे के और उसके बाद फिर उनको भी फ़ारग करके, और फिर मैं ये चाहती हूँ कि वो भी ईद मनाएँ। बिल्कुल। ईद वाले दिन हमारे यहाँ कोई मुलाज़िम नहीं होता। वाओ! तो आप सारा काम खुद करती हैं? नहीं, 2-3 दिन पहले हर चीज़ रेडी करवा के, अच्छा। यानी बर्तन धो के उनको आखिरी प्लेट उसके ऊपर रख के, उसके ऊपर कपड़ा डाल के टेबल ले कर दिया, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत टचिंग जो है वो तो चलें आप ईद वाले दिन कर सकते हैं, सेवइयाँ पका लेंगे या कोई थोड़ी खाने बहुत की और। चीज़ें। लेकिन जो मेजर चंक्स हैं, जैसे कि आपने कोई मैरिनेशन करनी है या आपने कोई हलवा-जात बनाने हैं या कुछ, वो 1-2 दिन पहले तैयारी करके तो मुलाज़मीन को फिर छुट्टी दे देते हैं। बहुत बड़े रिज़र्व हाँ, की बात है, क्योंकि देयर इज़ आप नो मुलाज़मीन इन द हाउस। जो क्रिश्चियन मुलाज़मीन हैं, मुझे कोई कबाहत नहीं है अगर वो साफ़ सुथरी हैं और वो हाथ धो के आके किचन में हाथ बटा रही हैं, तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल से जो क्रिश्चियन स्टाफ होता है मैं उनको अपने यहाँ बुला लेती हूँ, बेशक वो किचन का काम करें, बेशक वो जो मर्ज़ी करें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा घरों में जो मुलाज़िम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वैसे भी अगर बहुत एलीट घरों में भी ये चीज़ होती है कि आपका जो ईद है उस पे जो ख़वातीन की ईद है वो मोस्टली किचन में गुजर जाती है, और मुझे लगता है काफ़ी अर्से तक ख़वातीन को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ भी नहीं कि वो अपना पूरा दिन, बेशक प्यार मोहब्बत में ही सही कि अपने अपनों को खाना बना के खिला रहे हैं या ये वो, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ पे आई है कि ख़वातीन, मतलब अक्सर तो लोगों के पास तैयार होने का मौका नहीं होता कि सुबह उठा नाश्ता बनाया, फिर दोपहर में मेहमान आ गए उनको खाना खिलाया, रात में खाना खिलाया। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि ख़वातीन भी तैयार हों और उस तरह, जिस तरह बचपन में ईद अपने घर में मनाती थी उस तरह ही मनाएं अपने इस घर में भी? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है ना ये औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बनाई है, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग 10-10 काम एक टाइम पे कर रही होती हैं, तैयार भी हो रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, प्रोफेशन भी साथ रखा होता है, मेहमानों को भी देख रही हैं, और वो जो मर्द है वो बस बैठा हुआ है और गेस्ट के पास है और उसको कोई पता नहीं है कि मैंने भी कोई कंट्रीब्यूट करना है या क्या करना है। तो ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, इनमें है ही नहीं वो कि। लेकिन मैंने देखा है मेरे चचा
उस दिन कहते होते थे कि कढ़ाई मैंने बनानी है, मटन अच्छा। कढ़ाई। और मेरे वालिद जो थे उनको तो बहुत ही शौक था किचन में आने जी का, जी। इतने बड़े अफसर आपने थे। बताया था कि वो हाँ अफ्तारी में भी काफी मदद करते थे हाँ, आप लोगों अफ्तारी की। में और ईद वाले दिन तो उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ हेल्प करनी है। तो अम्मी ने जब कहना ना कि तुसी जाओ जाओ, वो थोड़ा सा अंदर अम्मी को ये होता था कि मुझे इंटरप्ट ना उस करें। टाइम पे तो होता भी था ना इस तो चीज पे थोड़ा हाँ, ज्यादा। तो अब्बा जान ने किचन में आना तो उन्होंने कहना भाई एक ड्यूटी मेरे से ना लेना, चखने की ड्यूटी मेरी है। तो अम्मी के पास बैठ जाना, उन्होंने बताना कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये मतलब एक पार्टिसिपेट करते थे ना। अगर एक मॉरल सपोर्ट भी हो ना तो आई थिंक खवातीन के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बिल्कुल। इंसान आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है हाँ। किचन में आके। या फिर वो मेहमान आएंगे तो उनको स्पेशली ये जी मेरी बेगम ने बहुत मेहनत से बनाया है, ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं तो सुबह से ये खा रहा हूँ, आप भी टेस्ट करें। तो वो जो वाइफ है उसका तो अप्रिशिएटेड फील करती है ना खुद को। खून तो ढेरों बढ़ जाता है ना कि देखो मेरा हस्बैंड कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो इसलिए ये ईद में मर्द हजरात को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको कहें कि जी अच्छा अब्बा जान बैठे होते थे ना लाउंज में, तो उन्होंने कहना मुझे बैठे बैठे कोई काम है तो ला दो। तो अम्मी ने कहना अच्छा ये सेब छील दो, ये कर दें। तो वो ही वाज रेडी टू डू एवरीथिंग। एवरीथिंग दैट वाज इन हिज हैंड ही वाज डूइंग इट बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। तो मैम अभी हमने इस बारे में बात की, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अक्सर जो लाइक अभी हमने ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड भी तो हो सकती है ना। अब जैसे कोई अभी हमने आपको लगता है कि शादी से पहले वाली ईद में और उसके बाद वाली ईद में फ़र्क होता है लड़की के लिए? उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चाहे मैंने ये चीज़ देखी है, अब अगर हम ड्रामास के थ्रू भी स्टोरीज पता चल रही हैं और सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे जितना मर्जी बड़ा ख़ानदान हो छोटा ख़ानदान हो, लेकिन बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक परफेक्ट बहू की तरह तैयार भी हों और वो खीर की ट्रे लेके सुबह 7 नमाज के बाद लेके भी आएँ। हालांकि जब आप अपनी बेटियों को बुला रहे होते हैं घर, तो किसी की बेटी से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरा दस्तरखान लगाए और सब कुछ? चलो दस्तरखान लगा ले, लेकिन ये जो एक रिवाज है ना कि जी माँ बाप लड़की के माँ बाप के घर अगले दिन जाना जी, यही मेरा पॉइंट। क्यों भाई बहुएं अगले दिन जाए? क्यों भाई? आप एक शहर में रहते हैं, आप यहाँ पे मिल लें, ईदियाँ शीदियाँ मुकम्मल करें, आप फौरन जाएं उसके माँ बाप से मिलवाए जाएं। वो लॉन्ग कर रही होती है बेचारी, कहती नहीं मुंह से, लेकिन उसका दिल कर रहा होता है कि वो उड़ के अपने बहन भाइयों के पास चली जाए, जिस घर में उसने सारी उम्र गुजारी है। नहीं अब वो तुम्हारा घर नहीं है, अब ये घर है, इसको अपना घर समझो। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? आप मोहब्बत देंगे, वो अपनाइयत देंगे, तो चंद साल के बाद उसको ये अपना ही घर लगना लग पड़ेगा, वो उधर जाना। लेकिन न्यूली वेड को आप एहसास करें, अच्छा वो बेचारी बैठी हुई है कि मुझे अब कब लेके जाएंगे, अच्छा मैं अब दोस्तों से हो जाऊं। वो बैठी हुई है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, खुशियाँ उसकी ख़त्म हो गई हैं, वो पानी पड़ गया उसकी हर चीज़ में। वो इंतज़ार कर रही है, उधर से फ़ोन आ रहे हैं कि तुम आई नहीं हो। वो बेचारे भी अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के बैठे हुए हैं कि बेटी ने आना है, तैयारी करके बैठे हैं। इधर वो जो दामाद साहब हैं उनका मिजाज ही सीधा नहीं हो रहा कि वो उन्होंने इसको भी टाइम देना है या इसको भी लेके जाना है। तो ये जो बीवी है उसके जो राइट्स हैं या उसका ख्याल करना, उसके इमोशंस का, उसकी रिक्वायरमेंट्स का, कहे बगैर उसको ईदी हैंडसम अमाउंट ऑफ ईदी दें, उसको गले लगाएं, उससे मिलें, उसको जप्पी डालें। यही कहते हैं कि जोड़ा दिला दिया और ये चीज़ दिला दी तो बस यही ईदी हो गई। मर्दों को चाहिए तो बीवी की तो ईदी अलग होती है ना, जिस तरह बच्चों को दी जाती है उस तरह बेगम को भी ईदी देनी चाहिए। नहीं, दोनों इकट्ठे जाएं उसका जोड़ा खरीदने के लिए। आप सिर्फ पैसे दे के फारग हो गए। अव्वल तो पैसे ही कोई नहीं देता, वो माँ बना के भेज रही होती है ईद का। अब ये ज्यादातर दामादों के जोड़े भी बेचारियां बना कर पहली ईद है जी, वो सारे टब्बर के जोड़े और जी दामाद का जोड़ा, और दामाद की नाक के नीचे नहीं आ रहा वो जोड़ा। ओहो ये क्या भेज दिया, ये तो मैंने नहीं पहना। लेट डाउन करना होता है ना कि ये तो मेरी पसंद का नहीं है। हाँ भैया आप उनके भी लेके जाए। अच्छा एक बात और मैंने ये नोट की है कि सारी उम्र लड़की वाले ही तोहफे दे रहे हैं जी। लड़की की माँ को लड़के की माँ ने तोहफा नहीं देना। क्यों भाई? ये एक म्यूचुअल है। अभी मेरी नीस की शादी हुई है, यकीन करें कि मैं उसकी फुप्पो लगती हूँ, उसकी सास मुझे भी जोड़ा भेजती है कि ये मेरी बहू की फुप्पो है। कितने ज़र्फ की बात है। यकीन करें, मैं तो मतलब अल्लाह ताला से इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उनमें इतनी सेंस है, इतनी इंसानियत है। लोगों से वो पुराने जो रस्म रिवाज है उनको तोड़ के रख दिया उन्होंने कि वो हमें भेज रहे हैं। फिर वो जो शादी हुई तो हमने तो तोहफे दिए ही, उन्होंने हमें भी तोहफे भेजे।
देखिए कितनी प्यारी बात है ये, बिल्कुल। कोई कमी नहीं हो जाती किसी के घर में अगर आप मोहब्बत से। तो मैं मुझे ये उनकी ट्रेडिशन इतनी प्यारी लगी माशाल्लाह। कि हम अब यानी मैं दूर की हूँ ना, कि मैं उसकी फुप्पो लग रही हूँ, उस लड़के की फुप्पो सास हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे कीमती बेहतरीन जोड़ा उन्होंने भेजा। तो ये मोहब्बत है ना, ये आप एहसास कर रहे हैं, आप उस बच्ची को एहसास दिला रहे हैं कि तुम जहाँ से आई हो हम उनको वैल्यू करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। आपको लगता है कि ईद को कंपैरिजन सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पॉजिटिवली भी होता है, नेगेटिवली भी होता है? जैसे कोई चीज़ चली, कश्मीरी चूड़ियाँ आई या कोई फर्शी शलवार आई तो वो ट्रेंड चला, पॉजिटिवली भी लड़कियाँ खुशी से वो चीज़ें पहनती हैं और करती हैं, लेकिन कहीं सोशल मीडिया के पीछे चक्कर लग में लोग एक्चुअली ईद को एंजॉय नहीं करते, तस्वीरों तक महदूद रह जाते हैं कि तस्वीर अच्छी आ जाए, अपनों के साथ बैठना, बातें करना, वो सब बीच में रह जाता है। ये एक ट्रेंड लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा कि 24 घंटे वो कैमरे के आगे ही होती हैं। ना करें ऐसे जी। और ना पोस्ट करें अपनी तस्वीरें अच्छा। फेसबुक पे, प्लीज डोंट पोस्ट दैट। वो इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है आजकल, इतनी बच्चियां अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, फिर वो जब उस जाल में फंस जाती हैं, वो जो ब्लैकमेलिंग का जाल है, तो मत अपनी तस्वीरें भेजें। और खुदा का वास्ता अपने आप को कवर्ड रखें, वो दुपट्टे के बगैर आप पोज बना बना के आप उधर भेज रहे हैं। You have to face Allah subhanahu wa ta'ala at the end, and that is going to happen. You know, this is going to happen. तो किधर ये जनरेशन जा रही है? अपने आप को शर्मो हया के पर्दे में रखें, अपने आप को लिमिट्स में रखें, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं कि मैंने इससे आगे ट्रेसपास नहीं करना, मैंने अपने वालदैन से प्रॉपर बात करनी है, मेरे वालदैन कहीं शर्मिंदा ना हो मेरी वजह से। चलें, वालदैन क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको मुसलमान बनाया है। देखिए, मुसलमान हमें क्यों बनाया? हम सिलेक्टेड लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बेहतर अरवा होती हैं, रूहें होती हैं, उनको मुसलमान घराने में पैदा करता है इस एक्सपेक्टेशन से कि ये मेरे नाम लेवा होंगे। तो हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट जाएंगे तो हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। मैम, रमज़ान जो इस दफ़ा गुजरा है वो, वैसे तो अगर आप देखें, आपने बात की कि आप अगर अपनी शब कदर की कदर करें और अपनी इबादत को कंटिन्यू रखें तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हिस्टोरिकली रमज़ान इस दफ़ा बहुत फ़ास्ट गुजरा है और बहुत सारी, मतलब पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमानों की ऐसी अजीब अजीब हरकतें करना, इस तरह के अजीब अजीब शोज़ करना और चीज़ें करना, इस तरह आपको क्या लगता है कि वेयर इज़ वर्ल्ड हेडिंग टू? ये रेटिंग लेने के लिए ना, तो मैं चैनल के मालकान और ये जितने भी स्टूडियोज़ के मालकान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की थी कि आपका मुल्क भरा हुआ है, तदरीसी इदारे जो हैं उनमें इतनी पढ़ी लिखी, इतनी वाइब्रेंट, इतनी वेल स्पोकन औरतें हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनको लेके आएँ, उनको रोल मॉडल बनाएं। आप वो घिसी पिटी शक्लें जो कि एक्ट्रेसेस हैं, यानी आप कभी ईद ट्रांसमिशन देखें, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आप अगर ईद ट्रांसमिशंस देखें उसमें वही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस छाए हुए हैं। आप इतना उनको कवरेज देते हैं, इतना कवरेज देते हैं। तो इसलिए ये जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और जो तदरीसी इदारों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो भरी हुई है नॉलेज के साथ, उनको लेके आइए। प्लेजेंट शख्सियात भी बहुत हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें ऑडियंस का बहुत रोल प्ले करता है? जैसे अगर मैं पर्सनली, अगर मैंने कुछ पॉडकास्ट की हुई हैं किसी अच्छे लोगों के साथ की हुई हैं ये वो, लेकिन अब जैसे कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, सेंसेशन का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक चल रही है, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप दोनों वीडियोज़ को रखें, तो व्यूज़ जो है वो नेगेटिव वीडियो पे या इस तरह की वीडियोस पे ज़्यादा आते हैं। फिर वो ऑब्वियसली लालच के चक्कर में, रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में ऐसे लोगों को ही प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल बातें हो रही होती हैं उस पर ना कोई लोग देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो काम चलाने के चक्कर में अक्सर लोग इस तरह की बातें भी ऐसे लोगों को भी बुला रहे होते हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी ऑडियंस की तरबियत ही ऐसी हो रही है, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि वो देखना ही वही चीज़ें पसंद करते हैं। जैसे अगर हम रमज़ान की बात करें तो मिडल ईस्ट की जो वॉर हुई और उसके बाद जो अपना डिफरेंट कंट्रोवर्सीज हुई, तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। मतलब जहाँ उनको इबादत करनी चाहिए, चलो ठीक है, वो तो एक सोशल मीडिया की दुनिया है, लेकिन आप ट्रांसमिशंस देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नई दुआ सीखने को मिलेगी, कोई नई बात, अच्छी हदीसें,
उस पे भी अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि लोग देख ही वही रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बात करेंगी? हाँ बिल्कुल, हैंडीकैप तो है ये है तो सही कि आपको ट्रेंडिंग लेनी है, आपको इसमें से अर्निंग लेनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन टोटली स्वीपिंग तो ना करें कि आप 100% ही वो कर लें। थोड़ा सा तो उसमें कुछ ऐड करें कि आप हमारे घराने में जब ये आप जिसको कह रही है ना कि ट्रेंडिंग है जी, और जी। नेगेटिव है, हम तो जस्ट वो टीवी बंद कर देते हैं। वो जो एक पढ़ा लिखा तबका है या वो जो एक मिडिल क्लास है, लोअर अपर मिडिल क्लास, जिसमें कि दीन रह गया है ज़्यादातर, तो वो तो दे जस्ट क्लोज द टीवी। वो तो मैंने तो अरसा ही हुआ है कि कभी टीवी नहीं देखा। वो इतनी ज़्यादा प्रोटोटाइप और वो हर वक्त वही शक्लें देखने को मिल रही हैं, तो थोड़ा चेंज मेरा ख्याल है वो भी बड़ा अपीलिंग होगा। आप किसी ऐसे शख्सियत को बुलाएं ना जो बिल्कुल ही मोनोटोनस टर्म में वो लिटरेचर ही ना पढ़ा रहा हो। आप प्लेजेंट लोग भी बहुत हैं, बहुत प्लेजेंट लोग हैं, आप उनको देखें। जो एंकर बैठा होता है ना, वो अगले मेहमान में से क्या निकाल सकता है, बिल्कुल ये एंकर की वो होती है, खसूसियत होती है कि वो एक बहुत सीरियस गुस्से हुए शख्स में से भी कुछ ऐसा कहकहा निकाल ले। ठीक है, और अक्सर कहने वाले शख्स को भी इस तरह ट्रिगर कर दिया जाता है कि इस तरह की बात जो करना भी नहीं चाहता बेचारा गेस्ट वो कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ लाइमलाइट। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में तो जितना आप पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो सोबर और पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपने घर में बहुत वाइब्रेंट, बड़े खुशियां एंजॉय करने वाले और बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले लोग होते हैं। तो उसमें से उस किस्म की आप ईद के मुताबिक भी मैटर निकाल सकते हैं उनमें से। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं तो आज तक आपकी जो जर्नी रही है, अब तक आपके पास ऐसे अभी भी इस तरह के केसेस आते हैं जिससे आप हक्का बक्का हो जाएं कि अब तक इतनी जहालत या इतनी इनसेंसिटिविटी अभी भी माशरे में मौजूद है? आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि इतनी एजुकेशन, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी इस तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं? बहुत दफ़ा हमें कॉइल, वो जो IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, जो हम बच्चा ना हो उसके लिए रखते हैं, तो वो कई सालों से किसी दाई ने रखी होती है या LHP ने रखी होती है कि ये मैंने रख दिया, अब तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो वो टूटी पुटी डिके हुई भी, यानी वो प्लास्टिक भी उसका गल गया होता है, वो हम कई दफ़ा टुकड़ों से निकाल रहे होते हैं कि ये किसी दाई ने रखी थी कि जी तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो आप देखें तो सही, फिर इंट्रा यूट्राइन टीके लगा रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी सिरिंजों में वो टीके जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। फिर वो जी हमें किसी ने दिए, ये भाप दिलवाओ जी अपनी पेरिनियम को। अजीबो गरीब स्टोरीज होती हैं। सबर आ जाता है स्टोरी आपको सुन के, वर्स्ट कि से वर्स्ट चीजें निकलती हैं ना। अभी तक पढ़े लिखे लोग वो भी आके कहेंगे जी ये हमने कहा जी किसी तरह बच्चा हो जाए, हम ये भी करके देख लें। तो दिमाग से तो सोचेंगे क्या करवा रहे हैं आप। तो अजीब अजीब सी बातें हैं। आपके पास अगर यूथ में जो लड़कियां आती हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कॉमन मसला क्या है जब हमारी सोसाइटी को बताना चाहेंगे कि आप इतनी अलार्मिंग वार्निंग्स का इंतज़ार मत किया करें, अपनी हाइजीन और अपने विजिट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो ऐसी क्या रिकमेंडेशन देंगी कि सबसे ज़्यादा कॉमन मसला आजकल की लड़कियों में आपके पास जो आती हैं उसमें क्या हो रहा होता है? कॉमन तो है हार्मोनल डिसरप्शन, PCOS ऐसे तहस नहस हार्मोन्स हुए हुए हैं बच्चियों के। जो गलत वो जो आपको लगता है कि वो जो मेडिसिन और वगैरह वेट लॉस के लिए और सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बगैर देखे, बगैर डॉक्टर से रजू किए, वो आप सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग से अपनी मेडिसिन और अपने टॉनिक्स और वो मत लें प्लीज़। और पहले इस पे देखें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो के हमारे पास पेशेंट्स आती हैं फिर कि जी मैं तो ये ले रही थी, मैं ये ले रही थी। फिर वो जी डायबिटीज़ क्योर हो गई है, क्योर नहीं होती डायबिटीज़। हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कम नॉलेज है, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये नहीं समझ आ रहा होता ना लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब हार्मोन्स डिस्टरप्ट हो जाएंगे तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो आपको बीमारियों से बचाता है, वो ख़त्म हो जाएगा ना। जी। आपकी जो
सोने के आवर्स हैं, जैसे इशा से तहज्जुद तक इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, आप उसमें जाग रहे हैं, थ्रू आउट जाग रहे हैं, एक दिन में नहीं होता, ओवर द years डेकेड्स आप उस वक्त जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, या आपके बिल्कुल टोटली आपने सुबह की जो सन रेज हैं वही आंखों में नहीं डलवाई, आपकी सर्केडियन रिदम उल्टी है, आप मेकअप बेहिसाब यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग नेचुरल रेमेडीज से ज़्यादा इन सेरम्स पे और इन क्रीम्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ना, फॉर अ फैक्ट। जैसे अगर आप अपनी जनरेशन की बात करें तो आप लोगों को कितने सोर्सेज पता है विटामिन के, सनलाइट हो गई या कोई प्लांट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन अब सेरम्स ने लोगों को इतना लेजी कर दिया कि बस वही इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर वो हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्ने, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। बेटे एक ना ड्रामा आता था अलिफ नून जी, अल्लन और नन्ना, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। अच्छा। हम जब छोटे होते थे 6-7 में या शायद 8 में मैं थी जब वो ड्रामा शुरू हुआ था, उसमें खावर साहब वो नन्ना थे मोटे सारे, और अल्लन उनका नाम मुझे भूल गया, वो पतले से थे, और अलिफ और नून, ठीक है। अब ये एक मज़ाहिया बात थी कि वो एक दिन जाते हैं किसी के घर, तो चोरी करने की नीयत से जाते हैं, तो वो अल्लाह नहीं रास्ता दिखा रहा होता है, उसमें दिखाया हुआ है कि वो बड़ा क्रुक है, चलाक है, और अल्लाह बेचारा भोला भाला, नून जो है वो भोला भाला था। वो जाते हैं किचन में और वो फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ फ्रूट ही फ्रूट पड़ा होता है ना, भरा होता है, तो वो निकालता है, फ्रूट निकालता है, टेबल पे रखता है और खाना शुरू कर देता है। तो वो नन्ना कहता है कि अल्लाह यार मुझे भी दे दे फ्रूट, तो खुद ही खाता जा रहा है। कहता है ठहर जा, मैं तुझे बताता हूँ। वहाँ से ना मल्टीविटामिन की एक गोली निकालता है, फ्रिज में वो भी पड़ी होती हैं, तो उसको निकाल के ना हाथ पे रख के कहता है तुझे पता है मैंने तुझे क्या दिया है? वो कहता है क्या? इस तरह के 10 फ्रिज भरे हो ना फ्रूट से, ये उसका निचोड़ मैंने तुझे दिया है। देख मैं अपना फायदा नहीं कर रहा, मैं फ्रूट खा रहा हूँ और मैंने तुझे 10 फ्रिजों के ये निचोड़ दे दिया, तू ये खा ले, तू समझ अब तूने इतना सारा फ्रूट खा लिया। तो ये हंसी की बात एक्चुअली थी, लेकिन अब तो हर चीज वो कहते हैं कि जी हमें गोली खिला दें, शायद वहीं से वो चीज शुरू हो गई, लोगों ने देखना शुरू किया और बस यही चीज है। तो इसलिए फ्रेश चीजों की तरफ जाएं, हर चीज को शॉर्टकट में ना लें कि जी मैं वो भी गोली खा लूं और मैं वो भी। आप फिश खाएं, उधर से ओमेगा 3 लें, आप फ्रूट्स खाएं, उनको सही तरह धोएं, उनके छिलकों में जितनी अफादियत है। अब जी डब्बे का जूस पी लें, फलां कर लें, रेडीमेड चीज़ें ले आएं, लहसुन छिला हुआ ले आएं, पिसा हुआ ले आएं, सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, सब के सब ये हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। तो इस तरह ना करें, आप फ्रेश चीज़ें लें, फ्रेश अपनी एक किचन गार्डन बनाएं छोटा सा। आपके पास कोई जगह नहीं है, आप छोटे छोटे गमलों में धनिया पुदीना उगा लें, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब वो उसके अंदर से पौधे निकलते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ लास्ट में ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपका जब तक जर्नी रही है, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कहा जाता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही वेल स्टेबल है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ गेन करना ज़्यादा आसान है? जैसे अक्सर हमारे मुल्क में अभी भी कोई अच्छे ख़ानदानों से लोग कुछ अच्छी पोजीशन पे बैठे हों तो उनको कहा जाता है कि नेपोटिज़म है, ये है, वो है। आपको लगता है कि उनको भी उसी तरह एक ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले इंसान की तरह मेहनत करनी पड़ती है, या अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ में आती हैं कहीं ना कहीं से? बना बनाई खीर मिलती है उनको। अच्छा। वो तो हाथ में चांदी का और सोने का चमचा लेके निकलते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छी तदरीसी जगहें, फिर उसके बाद हर चीज़ उनकी रीच में होती है, बाहर की पढ़ाइयाँ, फिर यहाँ के अपॉइंटमेंट्स, फिर ये उसके ऊपर थोड़ी होती है। देखो जो बेचारा गरीब है उसको तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही ना, वो जितना मर्जी ब्रेनी अल्लाह सुब्हान ताला ने, अव्वल तो वो माँ के पेट में ही डेफिशिएंसीज से निकलेगा, वो उतना ब्रिलियंट होगा ही नहीं। कोई इक्का दुक्का जिसको न्यूट्रिशन सही मिलती रही वो compete करके बाहर निकलेगा और कंपटीशन में आपसे आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको फिर अपॉर्चुनिटीज़ आप सारी की सारी आप ब्यूरोक्रेसी और हर चीज़ वो ले जाएगी आपसे, वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान का तो अलमिया ही ये है कि आप मेरिट के ऊपर कुछ भी नहीं होता। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईदी पैसों की तो सब देते हैं, लेकिन आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी एडवाइस दें ईदी के तौर पर जो आपको मिली ज़िंदगी में और आपने उसको ख़जाने की तरह अपने पास संभाल के रखा और वो आपकी अब तक काम आ रही है। कोई ऐसी एडवाइस या कोई ऐसी बात जो लोगों के जहनों में रह जाए और उनको ज़िंदगी में बेहतर करने में मजबूर करे? सच बोलने में हमेशा आसानी है, उसी वक्त सच बोलें। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको करोड़ झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या बात की थी। जी। सच बोल लें और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और एक असूल, अर्ली ह्यूमिलिएशन इज ऑलवेज बेटर देन लेट ह्यूमिलिएशन। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आती हैं ना कि जी डॉक्टर साहब रसौली है, अगर हमने बता दिया ससुराल वालों को वो तो रिश्ता तोड़ देंगे और हम बस शादी कर देते हैं, बाद में फिर वो उनको पता चलता रहे। नहीं, आप ह्यूमिलिएशन क्या है, आप बहुत ह्यूमिलिएट हो गए हैं ना, बेइज्जती सी हो गई है, थोड़ी सी पहले हो जाए, पहले हो जाए, आप उसको वेलकम करें, आप उनको बताएं, जिसने भागना है भाग जाए पहले, उसके बाद शादी होके जब वो घर से निकालेंगे तो वो लेट ह्यूमिलिएशन बेहतर है कि पहले सच बोलें, ह्यूमिलिएट हो जाए पहले ही कि जी हमारी बच्ची को यह है, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ना उठाएं। लेट ह्यूमिलिएशन से हमेशा बचें, हमेशा। तो ऑलवेज जब आप कोई फैसला करने लगे तो मेरा ये असूल, मेरा क्या, मेरे बड़ों का, हमारे दीन का असूल ये है कि हमेशा सच बोलें, अर्ली ह्यूमिलिएट हो जाए, लेट ह्यूमिलिएशन फिर संभाली नहीं जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। उम्मीद है कि आपकी ईद यहाँ से जाने के बाद भी अच्छी गुजरी होगी और आपको हमारे शो पे भी थोड़ा सा मजा अभी तो मैंने जाके अपना ईद का जोड़ा पहनना है जी, सॉरी लेकिन हमें बहुत इस चीज़ का अफसोस हुआ कि हम आपको, क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ अच्छा लगता है कि जो खवातीन अपना खुद ख्याल रखें, अच्छे से तैयार होके आएँ। तो नेक्स्ट जो आप हमें इसके भी टाइम देंगी कि इस पर आप हमें अपना वार्डरोब दिखाएं और मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कैसे तैयार होती हैं। ज़रूर इंशाल्लाह। और आप अभी भी वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन इसके बाद आप और अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो। उम्मीद है कि आपको फ़न के साथ साथ आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस का भी पता चला होगा और कुछ ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो आप सोच रहे होंगे कि अपने घर पे शुरू करें। और उम्मीद है कि आपकी ईद, देखते हैं ज़िंदगी में इंसान के कहीं दुख होते हैं, चलते रहते हैं। रमज़ान भी इस दफ़ा थोड़ा मुश्किल था कंपैरेटिवली पिछले रमज़ानों से। उम्मीद है कि ये ईद आपके लिए बेहतर हो और आपके लिए खुशियों के मौके लाए। जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, गले लगा लीजिए और ज़िंदगी से जितने काम हो सके काम उतने कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का, और ऐसे मज़ीद शोज़ देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं कि आपको आज के शो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।